नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। बिहार में चुनाव है और चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज है और इस सरगर्मी में सबसे ज़्यादा सर जिसका गर्म है, वो है बीजेपी। बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। उसकी बड़ी वजहें हैं। एक तो वजह है कि अब तक जिस नीतीश कुमार के बल पर पिछले 20 साल से बीजेपी सत्ता में है, वो नीतीश कुमार खुद कमजोर स्थिति में दिखाई पड़ रहा है। और जिस तरह से बीजेपी ने नीतीश कुमार को कमजोर किया है, नीतीश कुमार खुद कमजोर नहीं हुए, नीतीश कुमार को बीजेपी ने खुद कमजोर किया है। और उसको लगा था कि अगर नीतीश कुमार कमजोर हो जाते हैं तो हमारी मजबूती बढ़ जाएगी, लेकिन अब उल्टा होता दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि उसके पास कोई चेहरा नहीं है। बिहार का कोई नेता नहीं है बीजेपी जिसके नाम पर बिहार में बीजेपी चुनाव लड़ सकती है। नरेंद्र मोदी जी का एक नाम हुआ करता था, हालांकि नरेंद्र मोदी भी कभी बिहार में जीत का पर्याय नहीं बन सके। नरेंद्र मोदी जी की वजह से बिहार में कभी बीजेपी को जीत नहीं मिली। और इसका बड़ा उदाहरण मैं आपको दूं कि 2015 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें नीतीश कुमार जब आरजेडी के साथ चले गए थे तो बीजेपी बाहर हो गई थी सत्ता से। बीजेपी को बेहद कम सीटें मिली थी। उसके बाद फिर नीतीश कुमार आ गए लौट करके, फिर बीजेपी मजबूत हुई। लेकिन अब एक और घटना ये हो रही है कि जो दो दलित नेता हैं, एक रामविलास पासवान जी के लड़के चिराग पासवान और दूसरे जीतन राम मांझी, उन दलित नेताओं में भी एका नहीं है। दोनों अभी इंडिया गठबंधन में है, लेकिन दोनों के बीच एका नहीं है। पिछले दिनों चिराग पासवान ने नालंदा में एक सभा की, बहुजन भीम संकल्प समागम, और इसमें उन्होंने कहा कि वो एक तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट किया कि मैं सबसे बड़ा दलितों का नेता हूं। उन्होंने कहा कि विपक्ष आरक्षण और संविधान को लेकर अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यकों को डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब तक वे यानी चिराग पासवान केंद्र में है, तब तक आरक्षण और संविधान को कोई खतरा नहीं है। ये बड़ी हास्यास्पद बात लगती है। खुद चिराग पासवान खतरे में है, वो उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है, और संविधान और आरक्षण खतरे में नहीं है। आरक्षण अगर खतरे में नहीं होता तो बिहार में जो 65% आरक्षण दिया गया था नीतीश कुमार सरकार द्वारा, उसके समर्थन में बात करते, उसको लेकर के आंदोलन करते, कहते सरकार को कि अगर आप नहीं करते हो तो हम बाहर आ जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं कहा। वो नारा लगा रहे हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। नारा लगाने में आजकल के नेता बहुत आगे हैं। नरेंद्र मोदी जी नारा लगाया करते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय। लेकिन भारत माता की जय के लिए क्या किया उन्होंने? वो सीज फायर जो है, और अब तो आपने सुना ही, और हमने भी कल प्रोग्राम किया था इस पर कि किस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने झूठ बोला, सीज फायर किया, हमारे कई सारे लड़ाकू विमान गिराए गए, उसके पायलट कहाँ हैं कुछ पता नहीं है, और भारत की फजीहत कराई। अब बिहार में जो है, जो चल रहा है, चिराग पासवान ने जिस तरह से अपने आप को दलितों का नेता, या कहिए कि लोग कह रहे हैं कि वो खुद को चीफ मिनिस्टर के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हालांकि ये अतिवाद है, अतिशयोक्ति है। चिराग पासवान को चीफ मिनिस्टर के तौर पे कैसे प्रोजेक्ट किया जा सकता है? कई लोग कह रहे हैं कि इसलिए प्रोजेक्ट किया जा सकता है कि वो युवा है, चिराग के पैरेलल उनको खड़ा, तेजस्वी के पैरेलल उनको खड़ा किया जा सकता है। लेकिन क्या बीजेपी बीजेपी मानती है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे इतने साल तो मेरी वजह से रहे? क्या बीजेपी फिर जो है पालकी ढोने को तैयार हो सकती है बिहार में? और अगर पालकी ही ढोना होता तो नीतीश कुमार से रार क्यों ठानती बीजेपी? फिर बात आ रही है कि कितनी सीटें मिलेंगी चिराग पासवान को। कहा जा रहा है कि मैक्सिमम अगर दी जाती है तो 25 से 30 सीटें मिलेगी। 25 से 30 सीटें दी जाएगी तो कितनी सीटें जीतेंगे? पिछली बार 2020 में एक सीट जीते थे, और कहा गया कि जो जीते हैं वो भी अपनी ताकत से वजह से जीते थे, वो विधायक, उसमें चिराग पासवान का कोई रोल नहीं था। लोकसभा चुनाव में लगातार बीजेपी के साथ रहे चिराग पासवान, और उनको पूरी सफलता मिलती रही। 5 सीट मिली, पांचों को पांचों जीता।
ये काबिलियत तो चिराग पासवान ने साबित की, इससे इनकार नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने अब तक अपनी काबिलियत साबित नहीं की है। अब चिराग पासवान ने जो दावा किया है और कहा है कि हम अंबेडकर साहब के, बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं, बाबा साहब क्या बीजेपी के साथ खड़े होते? ये सवाल है, लोग पूछ रहे हैं। ये भी कहा कि अपने पिता के रामविलास पासवान के आदर्शों का सच्चा अनुयायी है। रामविलास पासवान बहुजनों के नेता माने जाते रहे, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और जो आरक्षण 90 में लागू हुआ, पिछड़ों के लिए जो आरक्षण हुआ, उसमें रामविलास पासवान का भी योगदान माना जाता है। और हालांकि जन्मदिन है शरद यादव जी का, शरद यादव जी का बड़ा रोल रहा मंडल के लागू होने में। उस समय पीपी सिंह की सरकार थी और मंडल लागू हुआ, उसमें इन दोनों नेताओं का बड़ा रोल रहा, रामविलास पासवान का भी, शरद यादव का भी, और नीतीश कुमार का, लालू प्रसाद यादव का, इन तमाम नेताओं का रोल रहा। लेकिन वही आरक्षण जो है के खिलाफ एक तरह से कहिए बीजेपी ने मोर्चा संभाला। बीजेपी ने पीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस लिया, बीपी सिंह की सरकार गिर गई। आज वही बीजेपी आरक्षण की हितैषी बता रही है, वही चिराग पासवान बीजेपी के साथ खड़ा होकर के आरक्षण की बात कर रहे हैं। संविधान की बात आती है तो संविधान को लेकर के लगातार जो है किस तरह से लोग कह रहे हैं कि बीजेपी अघोषित आपातकाल लागू करके रखा हुआ। जब आपातकाल लागू हुआ था 1975 में 25 जून को, संविधान के तहत लागू हुआ था। लेकिन ये जो आपातकाल है, इसमें घोषित तो आपातकाल नहीं है, चूंकि कोई वजह बनती नहीं दिखाई पड़ रही है। 1978 में, 1977 में जब सरकार बनी थी जनता पार्टी की, तो 1978 में संविधान का 44वां संशोधन किया गया था और उसमें यह परिवर्तन किया गया था कि आपातकाल तभी लागू किया जाएगा जब या तो बाह्य खतरा हो देश को, या आंतरिक खतरे में सशस्त्र विद्रोह हो जाए अगर देश में, तो आपातकाल लागू हो जाएगा। सशस्त्र विद्रोह जैसी स्थिति कहीं है नहीं। और जो नक्सलवाद चलता रहा इस देश में इधर उधर जहां तहां, पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सलवादियों के खिलाफ अभियान चलाया गृह मंत्रालय ने और ढेर सारे नक्सली मारे गए। और ये भी है कि गृह मंत्री ने खुद कहा है कि नक्सलियों को हम खात्मा करके ही छोड़ेंगे, उसके लिए टाइम लिमिट दी है। तो वो स्थिति भी नहीं है, लेकिन जो स्थिति है संविधान सम्मत सरकार चलाने की, वो चलती दिख नहीं रही। अभी देखिए बिहार में जिस तरह से चुनाव आयोग ने मोर्चा लिया है, चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाएगा, उसकी जांच की जा रही है। समय कम है, 2 महीने के भीतर चुनाव होना है। वोटर लिस्ट कोई 2-4-5 हजार लोग तो वोटर लिस्ट में नाम है नहीं, करोड़ों लोग हैं। और 13 करोड़ अगर बिहार की आबादी है तो कुछ 8-9 करोड़ के आसपास वोटर है। हालांकि अब 30 जून को चुनाव आयोग ने कहा है कि जो 4,96,00,000 जो 2003 के मतदाता सूची में जिनका नाम दर्ज है, उनको कोई डॉक्यूमेंट देना नहीं पड़ेगा। वो एक फॉर्म भरेंगे और फॉर्म के आधार पर जो है उनको मतदाता सूची में शामिल कर दिया जाएगा। लेकिन जो उसके अलावा एक और कहा उन्होंने कि 4,96,000 जो मतदाता सूची में 2003 के पहले दर्ज लोग हैं, उनके बच्चों को भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ेगा और उनको जो है वोटर लिस्ट में उनका नाम आ जाएगा। डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ेगा उनको, मतलब अपना जन्म प्रमाण पत्र तो देना ही पड़ेगा। लेकिन बाकी जो लोग हैं उनके लिए है कि उनको फिजिकली फॉर्म भरना पड़ेगा, वहां उपस्थित होना होगा और डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। और उस डॉक्यूमेंट में जो है कितने हैं डॉक्यूमेंट, वो मैं आपको बताऊं। जो मान्य डॉक्यूमेंट है, देखिए कहा है कि 1 जनवरी 2003 के बाद जुड़े मतदाताओं को देना होगा नागरिकता प्रमाण पत्र। जो मतदाता 1 जनवरी 2003 के बाद वोटर लिस्ट में जुड़े हैं, उन्हें नागरिकता के प्रमाण के तौर पर दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। बड़ी आबादी है।
और इसमें रखा उन्होंने पासपोर्ट आप दीजिए, उससे आपकी नागरिकता प्रमाणित होगी। जन्म प्रमाण पत्र दीजिए, एसटी एससी प्रमाण पत्र दीजिए। 2003 की वोटर लिस्ट में माता या पिता का नाम आपके हो वो दीजिए डॉक्यूमेंट के तौर पे। पेंशन भुगतान आदेश दीजिए। अब 2003 के बाद जो मतदाता सूची में आएगा वो पेंशन भुगतान, उसको पेंशन कहाँ से मिलने लगी? अब ये तो भाई यही लोग बता सकते हैं। 2003 22 साल का लड़का पेंशन भुगतान प्रमाण पत्र कहाँ से लेके आएगा? पेंशन मतलब नौकरी भी नहीं मिली और वो रिटायर भी हो गया। ये देखिए महान लोगों ने पेंशन भुगतान आदेश ढूंढा है। निवास प्रमाण पत्र, भूमि आवंटन प्रमाण पत्र। अब 23-22 साल का लड़का 2030 की वोटर लिस्ट में जो नहीं है उनको देना है। 2003 के बाद वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो 22 साल, तो 22 साल के लड़के का नाम भूमि आवंटन प्रमाण पत्र कहाँ से आएगा? स्थानीय निकायों द्वारा जारी परिवार रजिस्टर, ये कौन बनाता है परिवार रजिस्टर? मुझे भी नहीं पता है। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, एनआरसी, कहाँ बिहार में एनआरसी बना हुआ है ये भी मुझे नहीं पता है। चुनाव आयोग वालों को ज्यादा पता होगा। तो इतने महान लोग देश में सत्ता चला रहे हैं, इतने महान लोग जो है चुनाव आयोग में बैठे हुए हैं। अब ये एनआरसी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर कब बना? मेरा नाम है कि नहीं ये मुझे नहीं पता है। वो बताइए, गांव के वो अनपढ़ लोग, निरक्षर लोग कैसे बता पाएंगे? अब है आके टिका हुआ एकमात्र जो है कि जन्म प्रमाण पत्र, जो सबसे इंपॉर्टेंट जन्म प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र जो है, जो आपका या तो आपने पढ़ाई की है तो 10वीं के सर्टिफिकेट में होगा, आपका जन्म का प्रमाण पत्र वो होगा। 10वीं का सर्टिफिकेट जो है, जो मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है, उसको जन्म प्रमाण पत्र के तौर पे माना जाता है। फिर दूसरा जन्म प्रमाण पत्र है कि आप डॉक्टर, जहां आप जन्मे हैं वहां के डॉक्टर के सर्टिफिकेट, कि भैया हाँ यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र है आपका। अब नहीं, अगर डॉक्टर का जन्म प्रमाण पत्र उस समय लिया उन्होंने तो वो क्या करेंगे? अब तीसरा बताया जाता है कि जन्म प्रमाण पत्र आप जो है, इसमें बताया नहीं है, मैं बता रहा हूँ ऐसा होता है। तीसरा है कि जो लोकल अधिकारी जो है, और खास करके ब्लॉक से बनता है बर्थ सर्टिफिकेट, वीडियो बना सकता है बर्थ सर्टिफिकेट। मैं एक बार दफ्तर में बैठा हुआ था वीडियो के साथ, तो कोई महिला महिला ने कहा कि मेरा जो है नाम काट दिया गया है, कि मैं वृद्धा नहीं हूँ, 60 साल से ऊपर मेरी उम्र नहीं है। तो मेरी उम्र 60 साल से ऊपर है। तो वीडियो ने कहा कि आप सर्टिफिकेट बताइए। बोला मेरे पास, मैं अनपढ़ महिला कहाँ सर्टिफिकेट लाऊं, कैसे सर्टिफिकेट लाऊं? तो उन्होंने कहा कि जो है आप मुखिया के यहाँ जाइए, मुखिया आपका सर्टिफिकेट बना देगा। उस महिला ने कहा मुखिया ने ही तो मेरा नाम कटवाया है, तो वो कैसे सर्टिफिकेट बनाएगा? तो उसने बोला कि, तो वीडियो साहब ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आपको वहीं जाना होगा, वहीं से प्रमाण पत्र बने। वो महिला बेचारी चली गई। मैंने पूछा कि वीडियो साहब इसमें लिखा हुआ जो मैं पढ़ रहा था आपके सामने जो रखा है, कि वीडियो भी प्रमाण पत्र दे सकता है जन्म का। बोला अरे मैं फंस जाऊंगा। हमने कहा क्यों? बोला मुखिया ने कहा है कि इसका खारिज किया, तो मैं किस आधार पे जन्म प्रमाण पत्र दूंगा इसका? मेरे पास क्या आधार है? मैंने कहा ये बड़ा दिलचस्प है, तो फिर आपको अधिकार क्यों दिया गया कि वीडियो साहब जन्म प्रमाण पत्र देंगे? अब प्रावधान बताया कि, मैंने पूछा कि मुखिया किस आधार पे देगा? समझिए कि महिला का जन्म आज से 60 साल पहले हुआ और कोई मुखिया बना हुआ है जो 30 साल का लड़का है, तो वो कैसे प्रमाणित करेगा कि इनकी उम्र जो है वो 60 साल है? उन्होंने कहा कि जो है आम सभा बुलाई जाती है, ग्राम सभा जिसको कहते हैं। गांव में जो है ढोलहा पड़ेगा, मतलब मुनादी होगी कि फलाने, उसमें कई चीजें होती है। जब कुछ परियोजना बनानी होती है या कुछ और निर्णय लेना होता है तो ग्राम सभा की मीटिंग बुलाई जाती है, और कम से कम 3 महीने में एक बार कहा जाता है कि ग्राम सभा की मीटिंग बुलानी होती है। तो ग्राम सभा की मीटिंग बुलाई जाएगी, उसमें गांव के लोग आएंगे और कहा जाएगा कि भैया इस महिला की उम्र कितनी है जी? तो वहाँ लोग बताएंगे कि 60 है या नहीं है, 62 है या 65 है या 56 है या क्या है। हमने पूछा किस आधार पर बनाए, कैसे पता चलेगा उन लोगों को? और ये महिला तो वहाँ ससुराल इसकी, मायका कहीं और है। तो मायका जब कहीं और है तो इस गांव का आदमी जहां इसका ससुराल है, उस गांव के लोग कैसे बताएंगे? अब बताएंगे कि शादी हुई थी फलाना साल, तो अपने बेटे का जन्मदिन याद रह नहीं रहता और महिला के शादी का सब समय याद रहेगा? जो भी हो, तो उन्होंने कहा कि कैसे भी हो, अगर वो वहां से लिखा करके आ जाएगा कि इसकी उम्र 60 साल से ऊपर है, तो इसकी 60 साल से ऊपर उम्र मान ली जाएगी। ये है जन्म प्रमाण पत्र का खेल। अब बड़ा दिलचस्प है, इसको समझिए कितना
गड़बड़ हमारी सरकार है, कितने धूर्त किस्म के नेता हमारे देश में हैं, और आम आदमी को परेशान करने के कितने तरीके ढूंढते हैं, ये नमूना आपके सामने रखना चाहता हूँ इसके बाद। अब जन्म प्रमाण पत्र तो आपने कथा सुन ली। अब ये फिर है एक निवास प्रमाण पत्र, कि निवास प्रमाण पत्र आप दीजिए। निवास प्रमाण पत्र कौन बनाता है? निवास प्रमाण बनाता है ब्लॉक बनाता है। ऑनलाइन भर दीजिए, लोग कहते हैं ऑनलाइन भर दीजिए। उसमें है क्या कि जो आपका जो फॉर्म भरा जाता है उसको लोकल वार्ड मेंबर या सरपंच मुखिया जो आपके ब्लॉक का है, आपकी पंचायत का है, ये गांव की बात कर रहा हूँ, शहरों में भी ऐसा ही है, आपका वार्ड मेंबर है वो जो है प्रमाणित करेगा कि फलाना यहाँ रहते हैं। यहाँ मैं गया था, आधार कार्ड में एड्रेस चेंज कराना का चाह रहा था, तो उसने कहा कि आपके पास ये है, अपना घर है? हमने कहा नहीं। तो बोला कि आप विधायक के पास जाइए और प्रमाण पत्र ले आइए कि आप इस इलाके में रहते हैं। अब विधायक को कैसे पता चलेगा कि मैं इस इलाके में रहता हूँ कि नहीं रहता हूँ? मान लिया विधायक को पता चल गया, वो आकर के देख लिया, तो विधायक अगर साइन कर देगा कि हाँ मैं इस इलाके में रहता हूँ, तो मैं हो गया, निवास प्रमाण पत्र मेरा बन गया। ये क्या है? तो विधायक तो किसी को बना दे सकता है? नहीं भी बना सकता है। वैसे ही वहाँ वार्ड मेंबर साइन करना पड़ता है कि ये निवास प्रमाण यहाँ रहते हैं। वैसे ही वहाँ पे गांव में जो है वो, चलिए बॉम्बे में तो एक बार फिर भी होता है कि एग्रीमेंट बनता है घर का कि आप यहाँ पे रह रहे हैं तो आप वो जा करके लगा दीजिएगा, लेकिन रेंट एग्रीमेंट को कैसे आप कीजिएगा प्रूफ? रेंट एग्रीमेंट कैसे बनता है, ये मैं खाली पेज आपको बता रहा हूँ, हालांकि आप लोग भी परिचित होंगे। रेंट एग्रीमेंट बनता है, उसमें आधार कार्ड लगता है, आधार कार्ड को ये मान्य कर नहीं रहे हैं। तो रेंट एग्रीमेंट जिस आधार कार्ड में बना है, उस रेंट एग्रीमेंट को माना जाएगा निवास प्रमाण पत्र। बैंक में हमने जो बैंक में निवास, बैंक का भी ये दिया जाता है, इसमें हालांकि दिया नहीं है। पासपोर्ट अगर बनाना हो तो बैंक का आपका जो है पता जो है आपका काम करता है, आधार भी वहाँ काम करता है, बर्थ सर्टिफिकेट तो है ही वो। तो अब ये बताइए कि ये जो निवास प्रमाण पत्र है, वो मुखिया सरपंच ही लिख के देगा कि हाँ यहाँ रहते हैं और हो जाएगा? तो इतना तमाशा करने की क्या जरूरत थी वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के लिए? आप हर गांव के मुखिया को, हर गांव के सरपंच को, वार्ड मेंबर को कहिए कि हर घर के लोगों को आप चिन्हित करें। और अब ये कि इसमें ये भी है कि ये जो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, साथ में आप घोषणा करिए कि ये जो मैं इस डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ ये सच है, अगर गलत हुआ तो मुझ पर कार्रवाई की जाए। तो फिर तुम जांच क्या रहे हो यार? जब हमारे कहने पे ही मुझे मिल रहा है तो तुम जांच क्या कर रहे हो? यानी नौटंकी कर रहे हो। तो ये पूरी तरह से नौटंकी है, और नौटंकी इसलिए हो रही है कि मुसलमानों को और यादवों को, क्योंकि दोनों बीजेपी के वोटर नहीं, और बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो अति पछड़े हैं, वो बीजेपी के वोटर बिहार में नहीं है। तो बीजेपी को अब लगता है कि जीतने की कोई, कहीं कोई उम्मीद दिखाई नहीं पड़ रही। नीतीश कुमार जो है वो शिथिल हो गए हैं, बैकफुट पे चले गए हैं, उसमें वो धार नहीं बची। नरेंद्र मोदी जी का सब लूट पिट चुका है, जो उनकी छवि थी सीज फायर ने। बिहार में जाइए, गांव गांव में करें क्या है, बर्बाद कर दिया देश को आदमी। कोई नेता नहीं है बीजेपी के पास। तो अब उनको लग रहा है कि चुनाव आयोग के माध्यम से अगर वोटर लिस्ट कम पड़ जाए, मुस्लिम वोट उसमें कम हो जाए, उसमें पिछड़े दलित कम हो जाए, सवर्णों का वोट बना रहे, तो सवर्ण के भरोसे जीत लेंगे, बनियों के भरोसे जीत लेंगे, बाकी आरएसएस के उनके कैडर हैं उनके भरोसे जीत लेंगे। लेकिन क्या इतना आसान है? और इतना आसान अगर है तो फिर देश का मालिक भगवान है, आम आदमी नहीं। फिर जो संविधान की रक्षा करेंगे, और जो चिराग पासवान कह रहे हैं और हम संविधान की रक्षा करेंगे, आरक्षण की रक्षा करेंगे, वो तमाम रक्षा जो है फिर कहाँ जाएगी पता नहीं। अब देखिए उसके बाद, ये जितने भी डॉक्यूमेंट चुनाव आयोग मांग रहा है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। ये जन्म प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, दोनों प्रमाण पत्र जो है, लोकल जो बॉडी है, मुखिया सरपंच वार्ड मेंबर, जो नेता है बेसिकली, क्योंकि ये सब तो नेता होते हैं, वार्ड मेंबर भी नेता है, मुखिया भी नेता है, सब नेता है। नेता नेता तय करेंगे कि हम इस गांव के, इस शहर के, इस मोहल्ले के नागरिक हैं कि नहीं है।
ये सबसे बड़ा घोटाला है। और ये नेता क्या क्या करते हैं वो बताने की जरूरत नहीं आप सबको। तो ये है हकीकत बिहार में। और बिहार में बीजेपी को अब लग रहा है कि चुनाव आयोग के भरोसे नैया पार हो जाएगी। एक बार नैया पार हो जाएगी तो फिर कब्जा हो जाएगा बिहार पे, लेकिन इतना आसान मुझे दिखाई नहीं पड़ता। अब देखिए अभी क्या होता है। जो मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम जो चल रहा है, 30 सितंबर को कहा जा रहा है कि 30 सितंबर तक नया वोटर लिस्ट बन करके आ जाएगा। करोड़ों लोगों का नाम चलना, उस पर वोटर लिस्ट तैयार होना, उसके मतदाता पत्र जिसको कहते हैं कार्ड तैयार होना, वोटर आईडी तैयार होना, तो प्रिंटेड होता है तभी आपको वोट देने को मिलेगा। फिर जो है सबके घर पहुंचना। आपने ये भी सुना होगा कि फलाना इतने वोटर आईडी जो है उधर नाले में फेंके मिले। ये सब भी सुनने को मिलता है, क्योंकि उन सबको पहुंचाना है। और ये हालत ये है कि इनके पास जो चुनाव आयोग है, इनके पास कोई अपना कर्मचारी नहीं जो इस तरह के काम करेगा। बीएलओ जो है आमतौर पे टीचर होते हैं, प्राइमरी स्कूल के टीचर, उनकी सेवा ली जाएगी। तो अचानक ये करने की क्यों आवश्यकता पड़ी, यही संदेह पैदा करता है। और ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये संदेह पैदा करता है। अब जब ये फॉर्म भरा जाएगा, अब ये टाइम पूरा हो जाएगा, मतदाता सूची छप के आएगी, तब पता चलेगा किसका नाम है और किसका नाम नहीं। अब वो जो प्रमाण पत्र जमा किया गया है, जो अपलोड करना होगा, प्रमाण पत्र को ऑनलाइन अपलोड करना होगा। और अगर अपलोड करते समय वो चिन्हित कौन करेगा कि सही है गलत है, तो यही अधिकारी करेंगे। यानी ये अधिकारी ये बताएंगे कि कौन देश का नागरिक है कौन नहीं, है ना। और उसमें कितना घोटाला है, कितना गड़बड़ है, ये हम सबको आपको पता है। तो ये पूरा आप इस एक और उदाहरण आपको दे देता हूँ कि जो सरकार की नीयत क्या है और सरकार करती क्या है, किस आधार पे करती है सरकार। जो नोटबंदी हुई थी उस समय सरकार ने कहा था कि, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ और इसलिए कहता हूँ कि याद रखिए, नोटबंदी के समय सरकार ने कहा था कि काला धन सब बाहर निकल आएगा। आपको पता है काला धन कितना निकल के आया। कहा था कि जो नकली नोट है वो सब चलन से बाहर हो जाएगा। आपको मालूम है कि नहीं कि नकली नोट अभी भी मार्केट में चल रहा है, वो ज्यादा तेजी से चल रहा है। फिर कहा गया कि जो कैश है ना बहुत ज्यादा है, इसको हम डिजिटल पे ला रहे हैं कि कैश का धंधा ही खत्म हो जाए। आपको पता है कि कैश जो है वो दोगुना से ज्यादा मार्केट में चल रहा है इस समय। अब ये भी कहा था नरेंद्र मोदी जी ने कि ये आतंकवाद खत्म हो जाएगा। खत्म हो गया आतंकवाद, मिट्टी में मिल गए सब। ये जो आए थे 5 मारने के लिए, उनके बारे में पता है, मिट्टी में मिले कि नहीं मिले। मिट्टी में बन के खाद बन गए या वहां पे गुलाब का फूल उगाया, कुछ पता है आपको, ये भी पता कीजिए। तो ये जो है नोटबंदी किस आधार पे किया था। वैसे ही जैसे अमेरिका ने ईरान पे हमला किया कि जो है ये परमाणु बम बना रहे हैं, बाद में कहा कि नहीं बना रहे हैं। ऐसे ही इराक पे हमला किया था कि रासायनिक हथियार है इनके पास, बाद में पता चला कोई हथियार नहीं है। वो कहानी है ना कि शेर ने कहा नीचे पानी पी रहे मेमने से कि तुमने जो है पानी जूठा किया। उसने कहा हुजूर आप ऊपर पी रहे हो, मैं नीचे पी रहा हूँ, पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, मेरा जूठा कैसे ऊपर। बोला तुमने नहीं किया, तुमने गाली दी थी 6 महीना पहले। बोला कहाँ से मैं 6 महीने पहले गाली दूंगा, मैं पैदा ही हुआ 3 महीना पहले। बोला अच्छा, तुम्हारे बाप ने गाली दी थी मुझे, इसका मतलब, और मैं तुमको खा जाऊंगा। और भेड़िए ने मेमने को खा लिया। ये कहानी सुनी, यही कथा चल रही। मजे लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर।